नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हो अर्थनीति विद राहुल। तो वेलकम टू दिस वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं और आपके लिए कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बना सकूं। मेरा चैनल नया है, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो काइंडली इस कमेंट सेक्शन पे कुछ आपका वैल्यूएबल कमेंट ऐड करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो पहले आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या, क्यों इतना डरावना माहौल है। तो वो डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार मार्केट का हालत आपको बता देता है। तो मार्केट आज बंद हो चुका है। तो देखिए, सेंसेक्स में और निफ्टी में, बैंक निफ्टी सभी जगह पे एक भारी गिरावट देखने को मिले। तो सेंसेक्स का अभी हम लोग बात करें तो अभी 74,000 पे चला आया है। 74,200, निफ्टी 23,000 के एकदम सटीक आके खत्म हुआ है, अराउंड 23,002 या समथिंग लाइक दैट। तो ये जो गिरावट है, ये परसेंटेज वाइज अब आपको देखे तो इट्स अराउंड 3.26%। सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही सेम तरीके का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन इतना भारी गिरावट आज क्यों देखने को मिला है, इसी में हम लोग बात करेंगे। देखिए, बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि आज ही गिरावट हुआ है। जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ही निफ्टी, सेंसेक्स, ये भी इंडियन मार्केट जो भी है, तो इन दोनों ने बहुत सारे गिरावटें देखने को मिला है। तो ये धीरे धीरे कम होता रहा। लास्ट 2 दिन में थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिल रहा था, तो लोगों को लगने लगा था कि चलो मार्केट ठीक हो रहा है। लेकिन कल से, या आप बोल सकते हो कि जो भी मार्केट से डिफरेंट टाइप का न्यूज आने लगा है ऑन द ग्लोबल मार्केट, वह इसका ये जो गिरावट आज हुआ है इसका एक बड़ा रीजन बन चुका है। तो चलिए जानते हैं वो 7 इंपॉर्टेंट रीजन क्या है जो इसके लिए आज मार्केट इतना गिरा है। तो देखिए, शायद आप सभी को पता है कि मिडिल ईस्ट में एक वॉर शुरू हुआ है, जो मेनली शुरू हुआ है इजराइल और यूएसए एक साइड पे और दूसरे साइड पे है ईरान। तो इन दोनों ने, जो इजराइल और यूएस मिलकर ईरान पे अटैक किया है और जिसके लिए ईरान ने भी कुछ जवाबी कार्रवाई स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो वार चल रहा है, 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है कि अभी ये वार और भी एस्केलेट होते जा रहा है। ये जो वार है ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आज ऐसा क्या हुआ, देखिए, पहले का बात है कि पहले भी इसराइल ने ईरान पे उसका जो भी ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक किया था। तो उस टाइम पे भी मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिले थे। लेकिन फिर ये ऐसा चीज हुआ है और अभी उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी उसके, देखो, वो तो डायरेक्टली इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन उसके पास में ईरान के आजू बाजू में जितने भी गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पे उसके जहाँ जहाँ पे यूएस का बेस है, उस कंट्री के ऊपर भी ईरान ने अटैक कर रहा है। तो कुछ न्यूज़ ऐसे सुनने को आ रहा है कि कतर में और यूएई में, इस दो कंट्री का कुछ ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ईरान ने कुछ ड्रोन या मिसाइल से हमला किया है, जिसके कुछ मीडिया हाउसेस बोल रहा है कि उसके वजह से इस दोनों कंट्री में जो भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है या जहाँ जहाँ पे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ चुका है। तो इसके वजह से जब से ग्लोबल न्यूज़ पे आज आ गया, तो तब से ऑब्वियसली एक टेंशन आ गया, क्योंकि देखो, पूरा दुनिया अभी जो भी है, बहुत सारे चीज़ ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। नॉट ओनली द ट्रांसपोर्ट, अब बहुत सारे मटेरियल ऐसा है जो ऑयल से बनता है, और ऑयल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका जितना भी इन्फ्लेशन है वो कितना बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि उतना डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स अभी कुछ है नहीं। तो ये जो गल्फ कंट्रीज है, ये सब है एक बहुत सारे, जो वर्ल्ड वाइड जितना भी ऑयल यूज होता है, तो इसका एक बड़ा क्वांटिटी बोलो, ये अच्छा जो क्वालिटी ऑफ ऑयल वो यहाँ से निकल के आता है। अगर इसी कंट्री में इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया तो ऑयल सप्लाई में ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है और मार्केट रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जब आप लोग थोड़ा बहुत इक्विटी के बारे में जानते हो, इक्विटी मार्केट नॉट ओनली प्रॉफिट और लॉस, इट्स ऑल अबाउट मार्केट सेंटिमेंट। तो जहाँ पे भी इन्वेस्टर को लगेगा कि मेरे अब मार्केट उतना
स्टेबल है नहीं और चारों तरीके से वार एस्केलेट होते जा रहा है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर चाहेगा कि पैसा मार्केट से निकालो और कुछ सेफ एसेट में डालते रहो। इट कुड बी बॉन्ड और समथिंग जहां पे पैसा कम होने का या घटने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये तो इफेक्ट कहीं पे भी आप कोविड के टाइम पर देख लीजिए, तो वहां पे भी एक ऐसे सिचुएशन बना था जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी बहुत डाउन हो गया था। तो रीजन क्या था कि ऑब्वियसली लोगों को लगने लगा था कि अब काम कैसे चलेगा, इकोनॉमी को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, तो लोगों को बहुत अनसर्टेनिटी दिखा था। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हुआ कि मार्केट डाउन चला गया। अभी इस जो वॉर का सिचुएशन है, इस सेम सिचुएशन आप यूक्रेन और रशिया का वॉर जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे भी देखने को मिला था। लेकिन धीरे धीरे मार्केट उससे रिकवरी कर जाता है, जो हम लोग उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आप भी समझते हैं कि अभी ये रीजन क्यों इतना एस्केलेट होने लगा, क्योंकि इसका ऑब्वियसली रीजन ये है कि नॉट ओनली इन ईरान ऑयल फैसिलिटीज, ईरान का जो आजू बाजू का ऑयल फैसिलिटीज है जहां पे ईरान ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। इसका रीजन ये नहीं है कि उस कतर बोलिए या यूएई बोलिए, ये सब कंट्रीज डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, लेकिन एज बिकॉज इस कंट्रीज में यूएस का बेस है, तो ईरान ये चाहता है कि इस कंट्रीज से यूएस का बेस हट जाए। तो इसमें क्या होगा कि यूएस डायरेक्टली ईरान के ऊपर उतना अटैक कर नहीं पाएगा। तो इसी वजह से उन कंट्रीज के ऊपर कॉन्टिन्यूअस प्रेशर बनाने के लिए या इस जो इकोनॉमिक आप बोल सकते हो कि ब्लॉकेज है, जो ऑयल ब्लॉकेज बन चुका है, इसको और भी एस्केलेट करने के लिए ईरान ने ये स्ट्रेटेजी लिया है कि वो ऑल्टरनेटिव जो भी ऑप्शंस है, जो मैं डायरेक्टली यूएस के ऊपर पहुंच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जहां पे मेरा पहुंच हो सकता है कि मिनिमम मेरा मिसाइल पहुंच सकता है, वहां पे मैं अटैक करूं। तो इसके वजह से एक वर्ल्ड इकोनॉमी में एक प्रेशर बनेगा। तो यूएस और इजराइल जैसे डायरेक्टली अटैक कर रहा है और कोई उसको कुछ डायरेक्टली रोक नहीं रहा है, तो ईरान चाहता है कि बाकी का कंट्रीज जो भी इसके ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि आप बोल सकते हो यूके बोल सकते हो, या जो भी यूरोपियन कंट्रीज है, उसके साथ चाइना, रशिया, सभी लोग, रशिया का तो बहुत सारे तेल उसके पास भी है, तो उसका उतना डिपेंडेंसी है नहीं जो भी गल्फ कंट्रीज के ऊपर ऑयल से। लेकिन चाइना चाइना का तो अभी भी 80% से ऊपर ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो लोग। इंडिया भी 80% से ऊपर, 85% अराउंड जो इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये भी जितने भी कंट्रीज है वो मिनिमम एक प्रेशर डाले यूएस के ऊपर या इसराइल के ऊपर कि भाई तुम लोग अभी बंद करो, बहुत हो चुका है, इकोनॉमी बहुत डाउन जा रहा है। तो इस टाइप का सिचुएशन बनाने के लिए अभी ईरान ने अपोजिट स्ट्रेटेजी स्टार्ट किया है, जो नॉट मैं नहीं ये बोल रहा हूँ कि आज ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन ऑलरेडी हो चुका है, बट इसको और भी एस्केलेट किया जा रहा है और भी अटैक को बढ़ाया जा रहा है कि जितना प्रेशर डालेंगे इस कंट्रीज के ऊपर। और अब इस एक कंट्रीज भी, जितना भी गल्फ कंट्री जहाँ से यूएस भी तेल खरीदता है या इंपोर्ट करता है, ये लोग भी यूएस के ऊपर प्रेशर डाले कि भाई तुम्हारे वजह से हम लोगों का इकोनॉमी का में इतना प्रेशर आ रहा है, तो तुम लोग अभी वॉर बंद करो, अदरवाइज विल बी इन ट्रबल। तो इस टाइप का एक प्रेशर बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम खेला जा रहा है, और जिसको सीधा इफेक्ट आपको मार्केट पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये मार्केट अभी आज जो इतना भारी गिरावट हुआ है, 3.26% इज नॉट ए जोक। अब एक साल में भी अगर इतना परसेंटेज गिरावट हुए तब भी लोग डर जाता है, तो अभी तो एक दिन में इतना परसेंटेज हुआ है। और आप अगर टॉप पीक से पकड़ लीजिए जहां से 85,000 के ऊपर सेंसेक्स था, वहां से गिर के 74,000 पे, 73-74 पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 12 से 14% या 15% का गिरावट हो चुका है फ्रॉम द प्रीवियस हाई जो सेंसेक्स ने बनाया था। तो इसको देख के चलिए तो ऑब्वियसली इट्स ए वेरी, जो इसका जो इम्पैक्ट है कि ये इतना भारी गिरावट हो चुका है, तो इसके वजह से ऑब्वियसली मार्केट में थोड़ा डर का माहौल तो है, लोग डर रहे हैं, इन्वेस्टर डर रहे हैं। तो हम लोग दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं अभी। तो दूसरा पॉइंट है कि देखिए, जब ये ऑयल का जो मेन प्रॉब्लम आया है, तो इसके वजह से क्रूड ऑयल जो भी है इसका जो प्राइसेस है वो बहुत बढ़ चुका है। तो अभी तो जो प्राइस चल रहा है $114 का एक बैरल। तो इसके वजह से जो ये इतना
ऑलरेडी जब 100 तक पहुंच चुका था तो लोग बोल रहे थे कि इतना बढ़ चुका है तो कैसे हम लोग इसको टैकल करेंगे, कैसे इसके ऊपर इकोनॉमी में कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी तो बढ़ के और 114 हो चुका है, और अगर इस टाइप का वार कंटिन्यू होता रहा तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये परसेंटेज या ऑयल का भी जितना भी रेट है 114 से बढ़ के और भी ऊपर जा सकता है, और जाने का चांसेस तो बहुत ही हाई है। और ये अगर 120 या 130 या 140 या क्रॉस करके 150 तक भी अगर चले गए तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि मार्केट और भी गिरने का चांसेस है, क्योंकि हम लोगों का पूरा इकोनॉमी ऑयल के ऊपर अभी डिपेंडेंट हो चुका है। क्योंकि कोई भी कंपनी विदाउट ट्रांसपोर्ट काम नहीं कर पाएगा, तो ट्रांसपोर्ट के लिए ऑब्वियसली आपके ऊपर क्रूड ऑयल जो भी है इसके ऊपर आपको डिपेंडेंसी रहता है। उसके साथ बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जैसे कि प्लास्टिक बोलिए या और भी डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई भी फार्मर्स जो भी फर्टिलाइजर्स यूज़ करता है वहाँ पे भी। तो इस टाइप का जितने मटेरियल्स है मार्केट में उसका उस पे ये ऑयल का यूजेस ऑब्वियसली होता है, तो पूरा मार्केट ही डाउन जाएगा। और ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं जो आपको बोल रहा था कि एक मार्केट सेंटिमेंट का बात होता है, जहाँ पे इंस्टेबिलिटी होता है वहाँ से लोग पैसा खींचते रहते हैं। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऑब्वियसली एक बड़ा सा ड्रॉबैक है कि पैसे लगाए नहीं लगाए, बट ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्रूड ऑयल का जितना भी एक पैसा बढ़ा है, जो प्राइस बढ़ा है, तो ये ऑब्वियसली मार्केट में एक बड़ा इफेक्ट छोड़ के गया है, तो इसलिए मार्केट गिर रहा है। तो हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट इज अबाउट द ग्लोबल मार्केट डाउन। तो देखिए कल से भी या इंडियन मार्केट से पहले जितने भी मार्केट स्टार्ट होता है वहाँ पे भी भारी गिरावटें देखने को मिल रहा था, और यूएस मार्केट में भी अभी भी मार्केट डाउन ही है। तो इंडियन मार्केट भी सेम ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर बेस करके चलता है, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन मार्केट का एक बड़ा सा शेयर जो फॉरेन इन्वेस्टर जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई हम लोग बोलते हैं उससे आता है। तो जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा उठा के लेके जाएगा तो ऑब्वियसली आपके भी जितने भी मार्केट में वैल्यूएशन है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा और मार्केट डाउन की तरफ जाएगा। और अभी का सिचुएशन पे नॉट ओनली एफडीआई, इट्स आल्सो आवर इंटरनल जितना भी इंडिया में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, ये म्यूचुअल फंड बोल सकते हो या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो ये मार्केट को डील करते हैं, तो वो लोग भी डर के यहाँ से पैसा खींच रहा है, सेलिंग हेवी सेलिंग हो रहा है। तो जब हेवी सेलिंग होने लगेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आते रहेंगे, और जो आज हुआ है, और ऑब्वियसली दिस इज ए लेसन फॉर अस कि इस टाइप का सिचुएशन आएगा, इंस्टेबिलिटी आएगा तो ग्लोबल मार्केट डाउन जाएगा, और ग्लोबल मार्केट जब डाउन जाएगा तब इंडियन मार्केट भी मोस्ट ऑफ द टाइम इसको फॉलो करेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% टाइम ग्लोबल मार्केट को इंडियन मार्केट फॉलो करता है, बट जब सेंटिमेंट के बात आता है और एफडीआई इन्वॉल्व होता है, जहाँ से देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे मार्केट में उस दूसरे कंट्री में कुछ बैड न्यूज़ के वजह से वहाँ पे पैसे उठा के एफडीआई ने हम लोग के मार्केट पे डाल दिया, तो उस टाइम पे क्या होगा कि ग्लोबल मार्केट पे कोई दूसरा मार्केट डाउन हो गया लेकिन इंडिया मार्केट स्टेबल हो गया, इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो ये बहुत सारे टाइम पे देखने को मिला है, लेकिन आज के कंडीशन पे लोग दे आर नॉट ट्रस्टिंग टू एनी अदर मार्केट, दे आर ट्राई पुलिंग देयर मनी फ्रॉम दिस जो भी शेयर मार्केट बोलो या कोई भी कंपनी शेयर बोलो वहाँ से खींच के ये लोग लेके जाके कोई स्टेबल जितना भी जगह है जहाँ पे स्टेबल इनकम है या इंस्टेबिलिटी उतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा फिक्स्ड इनकम एसेट्स है, वहाँ पे ये लोग डाल रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी हो रहा है। और ये भी है कि देखो जो भी रिटेल इन्वेस्टर है हम लोग की तरह जो डर के मारे ये लोग सेल करने लगे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि होल्ड ऑन। ऑब्वियसली डर तो सबको लगता है ना इस सिचुएशन में कि क्या करे नहीं करे। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन ग्लोबल मार्केट डाउन। सो दिस वाज आवर थर्ड रीजन कि किस लिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो फोर्थ रीजन चलिए बताते हैं आपको कि फोर्थ रीजन इज, आपको पता है कि हम लोग का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है इंडिया में वो है एचडीएफसी बैंक। तो इस एचडीएफसी बैंक से एक न्यूज़ निकल के आया है कल, जो है कि इसका जो पार्ट टाइम चेयरमैन और इंडिपेंडेंट
डायरेक्टर था अतनु चक्रवर्ती, तो उसने रिजाइन कर दिया है। और रिजाइन का जो रीज़न उसने बताया है तो दैट इज़ काइंड ऑफ कि वहाँ पे वैल्यूज़ और एथिक्स को लेकर कुछ मामला चल रहा था, जो उसका ये मानना है कि उसके खुद का वैल्यूज़ और एथिक्स के साथ एचडीएफसी बैंक का एथिक्स मैच नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद ये भी एक न्यूज़ आया है कि देर इज नथिंग रॉन्ग इन द एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक में कुछ बुरा हो नहीं रहा है। तो ये दो वर्शन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक बार आप बोल रहे हो कि आपके एथिक्स के साथ मैच नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आपका एथिक्स अगर सही है तो एचडीएफसी बैंक का एथिक्स गलत है। और आप ऐसे कोई पर्सन नहीं बोल रहा है कि वहाँ पे एम्प्लॉय था, या तो ये जो पर्सन है मिस्टर अतनु चक्रवर्ती, जो वहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन था और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था एचडीएफसी बैंक पे। तो इसके जो पोजीशन है वो पोजीशन डिफाइन करता है कि ही इज वन ऑफ द की स्टेक होल्डर ऑफ एचडीएफसी बैंक। तो अगर इस टाइप का आदमी के साथ खुद के वैल्यूज और एथिक्स के साथ बैंक का वैल्यूज और एथिक्स मैच नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा तो इन्वेस्टर को एक झटका लगता है कि भाई ऐसा क्या हो गया, बैंक में ऐसा क्या चल रहा है, हम लोग का पैसा सेफ है या नहीं है। तो इस टाइप का एक मार्केट सेंटिमेंट आ गया है। तो एच डी एफ सी बैंक में एक भारी गिरावट देखने को मिला, तो 8% मार्केट डाउन हो चुका था। तो अभी एक नया न्यूज़ सामने आया है कि मिस्टर के मिस्त्री जो एज ए रिप्लेसमेंट ज्वाइन कर चुका है, तो ही विल टेक केयर ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे स्टेबल होना स्टार्ट किया है। थोड़ा वो 8% जो जितना गिरा था वहाँ से थोड़ा बढ़ के ऊपर की तरफ आ चुका है, नॉट क्रॉस्ड बट ऊपर की तरफ आया है, उतना भारी गिरावट नहीं है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। देखिए अगर हम लोग पूरा सेंसेक्स या निफ्टी का जो वेटेज की बात करें तो वहाँ पे एचडीएफसी बैंक का वेटेज एक बड़ा सा वेटेज है। तो अगर उसी बैंक में आप इतना बड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जितना भी बैंक्स है तो वो सब में एक इमीडिएट इफेक्ट आता है कि अरे अरे बैंक में कुछ हो गया, बैंक में कुछ हो गया। और ये कोई छोटा मोटा बैंक है था नहीं और है भी नहीं, ये एक ही एच डी एफ सी बैंक हम लोग का इंडिया में सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। अगर वहाँ से इस टाइप का न्यूज़ आ रहा है और मार्केट सेंटिमेंट ऑब्वियसली सभी बैंक का जितने भी शेयर होल्डर है उस सब में एक हेवी सेलिंग का माहौल बना देता है। और बैंकिंग का फाइनेंशियल आप बोलिए तो एक निफ्टी या सेंसेक्स में जो वेटेज है ये बहुत ही बड़ा है। अगर इसी बैंक निफ्टी में अगर किसी टाइप का भारी गिरावट होता है तो ऑब्वियसली उसका इफेक्ट तो निफ्टी में दिखेगा। तो दिस वाज और फोर्थ रीजन। लेकिन ये बात भी सही है, आरबीआई से भी एक बयान सामने आया है जहाँ पे आरबीआई अभी बोल रहा है कि देयर इज नथिंग टू वरी ऑन एचडीएफसी बैंक, तो दैट इज अ गुड न्यूज़। तो इसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिकवरी किया है और नॉट ओनली द एचडीएफसी बैंक, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी थोड़ा ऊपर की तरफ आने लगा है। जितना भी गिरा था उससे थोड़ा ऊपर आया है बट नॉट क्रॉस दैट यस्टरडेज लिमिट। और उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5, दैट इज मेनली द यूएस फेडरल रिजर्व। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यूएस फेडरल रिजर्व जो है उसने एक एडवाइजरी जारी किया है जहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि पॉलिसी रेट जो है दैट विल बी अनचेंज्ड। तो पॉलिसी जो रेट्स में कोई भी चेंज होगा नहीं। तो अभी का जो पॉलिसी रेट है दैट इज 3.5 टू 3.75, वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। और एक बयान सामने आया है, इसका रीज़न जो दिया गया है कि दे आर जो इन्फ्लेशन है वो नीचे के तरफ जाने का इमीडिएट कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ऑब्वियसली देयर इज अ बिग रीजन इज दैट वार। आपको पता है कि जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि वार एक ऐसा रीजन है जहाँ जो यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो इसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन अभी इमीडिएटली कम होने का उसके पास कोई प्रोजेक्शन है नहीं। तो ये एक रीज़न बताया गया है कि पॉलिसी रेट क्यों अनचेंज्ड है। उसके बाद और एक रीज़न बताया गया है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका जो डिसीजन है इन रिसेंट डेज ऑन दैट टैरिफ के ऊपर, जहाँ पे टैरिफ मल्टीपल टाइम एक ही कंट्री के ऊपर टैरिफ चेंज होता रहता है। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि आपको पता है कि यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे भी इसके ऊपर
केसेस चल रहा है और कुछ एडवाइजरी वहाँ से भी आया है। तो इसके लिए क्या है कि अभी ये जो कौन सा कंट्री से कितना भी इंपोर्ट करते हैं और उसके ऊपर कितना टैरिफ है, उसके लिए मार्केट में, यूएस मार्केट में भी एक बहुत इंस्टेबिलिटी बन चुका है कि उसका अगर बाहर से इंपोर्ट नहीं होगा तो उसका खुद का प्रोडक्ट चलेगा। तो इस टाइप का एक इंस्टेबिलिटी की वजह से वो जो पॉलिसी रेट वो अनचेंज्ड है। तीसरा जो रीजन बताया गया है कि इन्फ्लेशन ऑब्वियसली ये बढ़ने का हाई चांसेस है, क्योंकि अगर आपका बाकी का जितना भी ऑप्शंस है, जैसे कि अगर मार्केट बाहर से आप ऑयल का क्राइसिस स्टार्ट हो गया, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गया, तो उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी बढ़ने का हाई चांसेस हो जाता है। और जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूएस में था वो और भी, अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज और भी बढ़ने का चांसेस है। तो ये है मोटा मोटा हाई लेवल रीजन। तो उसके साथ और भी कुछ रीजंस है जो वहाँ पे बताया गया है। तो मैं मेनली द बेस्ट रीजन जो आपको समझने में थोड़ा बहुत आसानी हो उसको बताने की कोशिश की आपको। तो हम लोग ऑलरेडी 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था, दैट वाज वॉर। द वॉर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, एस्केलेशन बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने बात किया ऑयल प्राइस इंक्रीज, जो अभी एक बैरल $114 का हो चुका है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने बात किया कि ग्लोबल मार्केट डाउन, जहाँ पे ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट इंडियन मार्केट में ऑब्वियसली दिखने को मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया एचडीएफसी बैंक में जो एक न्यूज़ निकल के आया है, उसके चेयरमैन ने रिजाइन किया है, बट मार्केट ने एक इमीडिएट इफेक्ट दिखाया, इमीडिएट नाराजगी दिखाई। बट उसके बाद थोड़ा बहुत गुड न्यूज़ आने लगा तो वो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ आने लगा। बट देयर इज ऑब्वियसली ए अनसर्टेनिटी ऑन नॉट ओनली एचडीएफसी बैंक, ऑन थ्रू आउट दिस बैंक निफ्टी। उसके बाद फिफ्थ रीजन हम लोगों ने बात किया, दैट इज दैट यूएस फेडरल रिजर्व में जो पॉलिसी रेट्स अनचेंज्ड है। तो वही इट्स आर द मेन 5 रीजन। उसके बाद और भी 2 रीजन्स है जो आज मार्केट डाउन के पीछे है। द सिक्स्थ रीजन इज यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दैट हैज ए न्यू पॉइंट, लाइक ये पहले क्या था 4.2, अभी ये बढ़ के 4.28 हो चुका है। तो इसके वजह से और एक पॉइंट आया है कि जो शॉर्ट टर्म यील्ड है, वो शॉर्ट टर्म यील्ड बढ़ के 10% से 11% बढ़ चुका है, जो शॉर्ट टर्म यील्ड होता है। तो ये एक रीज़न है कि इसके वजह से मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। और जो 7th पॉइंट है, ऑलरेडी हम लोगों ने उसको डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी अगर सेपरेटली इसको हम लोग डिस्कस करने चाहें तो ये जो हम लोग में इंडिया में जो जितना भी बड़ा मार्केट है, इसमें एक बहुत अच्छा खासा परसेंटेज एफडीआई का है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर होता है। और एक अच्छा परसेंटेज होता है जो हम लोगों का इंटरनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है। तो एज बिकॉज इन दोनों से एक हेवी सेलिंग देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से एक मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है। एंड और एक बात है कि ये पहले का जो भी हम लोगों का हाई था, या लास्ट अगर हम लोग 18-19 मंथ से पकड़ के चले तो मार्केट ने कुछ ऐसा रिटर्न दिया नहीं है। ओके, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था, अराउंड 85 के प्लस हो गया था सेंसेक्स, लेकिन अभी ये गिर के और बहुत गिर चुका है, 12 से 14% गिर चुका है। तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी ठीक से चल नहीं रहा है। तो और भी गिर सकता है, डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर। मैंने आपको कुछ चीज़ बताया, कुछ चीज़ और भी है, जैसे ये आगे के दिन में ये वॉर कैसे चलता रहा, ग्लोबल इकोनॉमी बोलिए या ग्लोबल अनसर्टेनिटी बोलिए, वो कैसे हम लोग के मार्केट में, नॉट ओनली इंडियन मार्केट और भी बहुत सारे जितने भी ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा, वो हम लोग धीरे धीरे आगे के वीडियो में जानेंगे। लेकिन आज के लिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि दिस इज द 7 मेन रीजन जिसके वजह से मार्केट डाउन हुआ है आज। और कल क्या होगा नहीं होगा ये बहुत सारी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन आप लोगों के लिए मैं बस ये बता सकता हूँ कि इस टाइप का गिरावट आगे आगे भी दिखने को मिल सकता है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए, घबराइए मत, क्योंकि मार्केट ऑलवेज नीचे की तरफ जाएगा। अब कितना दिन नीचे रहेगा पता नहीं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखें तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। और लेकिन ये कितना अच्छा है नहीं है वो हम लोग एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इक्विटी में कंटिन्यू करना चाहिए, अगर आपने ऑलरेडी इक्विटी में पूरा हेवी इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पास एडिशनल पैसा है तो आप कहाँ पे लगा सकते हो, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस अदर देन इक्विटी। आपको कितना परसेंट डेट के साइड पे जाना पड़ेगा, कितना परसेंट आप गोल्ड या सिल्वर के साइड पे जा सकते हो, या एनी अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, एनी गवर्नमेंट स्कीम और एनीथिंग और एफडी जो भी है। तो इसके ऊपर एक अलग वीडियो मैं लेके आऊँगा जहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये तो बहुत कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपके करेंटली कहाँ कहाँ पे कितना इन्वेस्टेड है, तो ये तो सब कुछ अलग अलग लोगों के अलग अलग जो भी रिस्क प्रोफाइल होता है और उसका एक्सपेक्टेशन भी अलग होता है। उसका एज के ऊपर डिपेंड करता है, उसका ईयरली कितना वो कमाते हैं या मंथली कितना कमाते हैं, कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस सब के ऊपर एक चीज़ डिपेंडेंट होता है। तो आप बस मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस सब के ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप बने रहिए। तो इस वीडियो में ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, आप एंड तक देखे हो, तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा बहुत हेल्प होगा और आपके सपोर्ट का मुझे ज़रूरत है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।